बेटा फ्री फॉल में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वाटर ड्रॉप्स वाले कि एक टैप से वाटर ड्रॉप्स फॉल कर रही है रेगुलर इंटरवल पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मूविंग ऑब्जेक्ट में से आपने किसी स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो ग्राउंड फ्रेम में उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो नहीं लेनी, इनफैक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी है जो कि उसकी वेलोसिटी थी जिस ऑब्जेक्ट में वो मूव कर रहा है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से जेई सेंचुरी सीरीज के नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइनेमैटिक्स के टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी पे। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जेई मेन में अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अराउंड 5 क्वेश्चन मतलब 50% जो है ना मोशन अंडर ग्रेविटी से, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, बस आपको क्विकली कॉन्सेप्ट्स याद दिलाऊंगा और इमीडिएटली उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का ऑब्वियसली एक स्पेशल केस है। पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में आपको जो इक्वेशंस दी गई थी, आई एम श्योर आप सब लोगों को वो जो 3 यूजुअल इक्वेशंस होती हैं वो तो याद ही होगी, है ना। v सेम एज u प्लस ए टी, s सेम एज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर सेम एज u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 3 और इक्वेशंस को भी यूज करने में एकदम से प्रैक्टिस में ले आए। 3 और इक्वेशंस कौन कौन सी है? एक जैसे ये है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे हम लिख सकते हैं s सेम एज वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नोटिस करो यहाँ पे 2 चेंजेस हैं, एक तो ये u की जगह v कर दिया और एक प्लस की जगह यहाँ पे माइनस साइन आ गया। 4th इक्वेशन, फिर तुमने सुना होगा nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड दैट इज गिवन बाय u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस। ठीक है, इसको भी यूज करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन, यू कैन यूज एवरेज वेलोसिटी सेम एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये तो हमेशा ही होता है बाय डेफिनेशन, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में हम जानते हैं दिस इज आल्सो सेम एज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो हमेशा होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये भी आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू v प्लस ई बाय 2। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, क्योंकि जनरली बच्चे इन पे क्वेश्चंस कम करते हैं, इमीडिएटली कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं इनको अप्लाई करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। तो एसेंट से हमारा क्या मतलब है? देखो, ऐसे किसी को ऊपर फेंकेंगे तो पहले ऊपर जाएगा देन नीचे आएगा। सो ऊपर आने वाला जो पार्ट है उसको बोल रहा हूँ एसेंट, नीचे जाने वाले को बोलते हैं डिसेंट। तो यानी आपसे पूछ रहे हैं एसेंट के लास्ट 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाह रहा हूं मैं। देखो, मैं ऐसे बोलूंगा कि लेट्स सपोज यहां से आपने फेंका है t इक्वल टू 0 पे, लेट्स से यहां पे पहुंचता है कुछ t इक्वल टू टी नॉट पे, तो लास्ट 1 सेकेंड का ये मतलब इसका हाईएस्ट पॉइंट है। लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या है? इससे 1 सेकेंड पहले टाइम रहा होगा t इक्वल टू टी नॉट माइनस 1, मतलब पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा है। तो ये टी नॉट माइनस 1 से लेके टी नॉट, जो लास्ट का 1 सेकेंड का इंटरवल है, अंतराल है, उसमें इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। भाई ये क्लियर है कि अगर ये लास्ट 1 सेकेंड का इंटरवल है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होने वाली 0। तो मैं यूज कर सकता हूं ना s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो, मैं इस इंटरवल को केवल देख रहा हूं, क्या इस इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी पता है मुझे? नहीं, लेकिन इस इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी पता है। क्या इस इंटरवल का टाइम ड्यूरेशन पता है? मुझे पता है इसमें टाइम ड्यूरेशन है 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? हम जानते हैं एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स -10। तो आंसर क्या आने वाला है? आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि v 0 है, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन को -10 टाइम 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 मिनट। इनफैक्ट अगर तुमने रियलाइज किया हो, मुझे इस सॉल्यूशन में कहीं पे भी ग्राउंड पे जो इसकी वेलोसिटी थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। यानी इसको मैं 40 से 50 कर दूंगा, 60 कर दूंगा, 100 कर दूंगा, तो भी लास्ट 1 सेकेंड ऑफ एसेंट में सेम ही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमसे पूछा है इफ अ पार्टिकल इज
अंडरगोइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। आपको गिवन है कि उसकी स्पीड जो है इट बिकम्स थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकेंड्स। यू आर आस्क्ड व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड। देखो अपने को गिवन है इनिशियल स्पीड हमें निकालनी है, लेकिन अगर इनिशियल स्पीड है u तो फाइनल स्पीड है 3 इंटू यू, बोले ना फाइनल स्पीड 3 टाइम्स जाती है। और अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है डिस्प्लेसमेंट। सी डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर एंड वी आर गिवन टाइम इज 2 सेकेंड। तो एक तो क्या है ना कि मैं टाइम गिवन है तो एक्सेलरेशन पहले निकालूं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वाला, फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में लगाऊं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं वी नो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू v प्लस यू बाय 2। ठीक है, देखो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका सोल्यूशन। वैल्यूज डाल दो। देखो s डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा 4 बाय टाइम 2 इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी 3u प्लस u बाय 2। डू यू नोटिस दिस गिव्स यू 2 इक्वल्स 2u व्हिच मींस u इज 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको नहीं यूज करते तो सिर्फ फर्स्ट 3 इक्वेशंस यूज करते हैं ना आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, एटलीस्ट 2 इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे देखिए बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, not displacement, distance traveled by a stone in the 4th second of its motion। ठीक है, 4th सेकंड में निकालना है। आपको गिवन है कि if it is thrown upwards with a speed of 35 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको, उसने डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। मतलब कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं एस एन एथ सेम एज u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, तो मैं गलत कर रहा हूँ, टेक्निकली गलत कर रहा हूँ। हो सकता है किसी केस में इसका आंसर और डिस्टेंस का आंसर सेम आ जाए। कब होता है, वन डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आंसर मैग्नीट्यूड कब सेम होता है, जब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो। अगर कोई चीज सेम डायरेक्शन में मूव करे जा रही है तो फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं। टेक्निकली इससे डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस नहीं आता। जरा इसमें वैल्यूज डाल के देखते हैं कितना आ रहा है, देख लेते हैं। एस फोर्थ सेकंड में पूछा है, u देखो इनिशियल वेलोसिटी 35 है प्लस a, तो a को मैं लिख देता हूं -10 बाय 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। डू यू नोटिस दिस इज सेम एज 35 माइनस 35। ऐसे इसलिए बेटा क्योंकि ये देखो 5 आ जाएगा 10 बाय 2, 5 इंटू 7 तो वो भी 35 आ जाएगा। तो 35 माइनस 35, डू यू नोटिस द डिस्प्लेसमेंट इज 0। लेकिन क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा है। अब मैं कैसे निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 हुआ होगा क्योंकि जो आपने इसको थ्रो किया है हो क्या रहा होगा ना, मैं आपको शो कर सकता हूं कि t इक्वल टू 3.5 सेकेंड्स पे, देखो ये है t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये है t इक्वल टू 4। बेसिकली ऊपर गया 3 सेकेंड पे यहां था, 3.5 सेकेंड पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहा था, फिर t इक्वल टू 4 पे यहां था और फिर नीचे आया। मतलब मैं बोल रहा हूं कि वी कैन शो कि t इक्वल टू 3.5 पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहा था, इसीलिए देखो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। क्योंकि क्या होगा ना 3 से लेके 3.5 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और फिर 3.5 से 4 नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गया। तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल आ रहा है, ठीक है ना, 3 से 3.5 जितना लेंथ यहां होगा उतना ही लेंथ यहां होगा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 3 से 3.5 की डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं। लेट्स से ये है h और ये अगर डिस्प्लेसमेंट h होगी तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 2 इंटू एच। और 3 से 3.5 की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन अगर मैं वही यूज करूं, जो वही इक्वेशन यूज करूं जो अभी हमने लिया था, क्योंकि अगर मैं फाइनल वेलोसिटी पता है, नोटिस करें यहाँ पे हम बोल रहे हैं t इक्वल टू 3, दिस इज 3.5 एंड दिस इज t इक्वल टू 4। सो टू फाइंड दिस h आई कैन से मुझे लास्ट 0.5 सेकंड में निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। लास्ट 0.5 सेकंड में कैसे आएगा, हम बोल सकते हैं s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। वैल्यूज डाले हम, वी नो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, आई एम सो सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो मैं निकाल रहा हूँ, h इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है तुम्हारा -10 और आपके बाद टाइम की वैल्यू रख दो हाफ सेकेंड, ठीक है ना, 3 से 3.5 तक, तो टाइम है हाफ सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5/4 1.25 मीटर्स। और अगर h 1.25 मीटर है तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कैन आई से नाउ दैट डिस्टेंस विल बी 2 into h
विच इज सेम एज 2.5 मीटर, ठीक है ना। 1.25 ऊपर जाएगा, 1.25 नीचे आएगा, टोटल डिस्टेंस डबल हो जाएगी 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखिए हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में आपको बता दिया 3 और जो एक्स्ट्रा इक्वेशंस है उनको यूज करने की आदत डालें। मोशन अंडर ग्रेविटी में आता है, सबसे सिंपल केस होता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल मतलब आपने किसी चीज को जीरो इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप किया। क्या क्या इक्वेशंस पता होनी चाहिए हमें? देखो वैसे तो आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली सारी इक्वेशन है ही, लेकिन इसमें ध्यान रखो, मान लो तुमने यहां से इसको ड्रॉप किया, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपना पॉजिटिव एक्सिस ले लेता हूं। सी दिस इज माय पॉजिटिव एक्सिस, लेट्स से पॉजिटिव y एक्सिस। किसी चीज को यहां से ड्रॉप किया, कुछ टाइम बाद यहां है, कुछ टाइम बाद ऐसे गिरता जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि जिस पॉइंट से आपने इसको ड्रॉप किया है वहां से ये कितना डिस्टेंस गिरा एक टाइम t में, लेकिन इसमें ध्यान रखो हम मेजर कहां से कर रहे हैं, जिस पॉइंट से ड्रॉप किया है, यानी जिस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वहां से मेजर कर रहा हूं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट मैं मेजर करना चाहता हूं, बहुत आसान है, लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डायरेक्टली मैं लिख पाऊंगा y इक्वल टू 0 s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, अर्थात y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। बच्चों अगर तुम्हें पता है कि ये एक डिस्टेंस h गिरने वाला है, मान लो ये ऊपर से लेकर नीचे तक यहां तक आता है, ये एक डिस्टेंस h गिरता है, और मैं आपसे जानना चाहूँ ऊपर से लेकर नीचे तक h गिरने में टाइम कितना लगेगा, तो अभी निकाल सकते हो ना, बिकॉज आप y की जगह h डाल देते हैं, इक्वल टू हाफ g, लेट्स से टाइम इज कैपिटल T। डू यू सी वी कैन सॉल्व फॉर कैपिटल T नाउ। आप देख सकते हैं कैपिटल T आ जाएगा रूट ऑफ 2h/g, ठीक है। वैसे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ही, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इक्वेशंस इसमें कुछ ध्यान रखनी है तो ये दोनों ध्यान रख सकते हो, एक y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर और एक टाइम के लिए रूट 2h/g। सीधा एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। बेटा फ्री फॉल में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वाटर ड्रॉप्स वाले, कि एक टैप से वाटर ड्रॉप्स फॉल कर रही है रेगुलर इंटरवल पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, जेई में आया हुआ इनफैक्ट क्वेश्चन, आपको बोला है water drops are coming, so we'll assume they are coming with initial velocity 0 from the tap, open tap at a particular rate मतलब कि एक ड्रॉप अभी गिरी, नेक्स्ट ड्रॉप गिरेगी, फिर नेक्स्ट गिरेगी, तो ऐसे एक ड्रॉप से जो नेक्स्ट आ रही है उनके बीच में जो टाइम गैप है वो फिक्स्ड है। लेट्स सपोज कि वो टाइम गैप है डेल्टा टी, ठीक है। एक ड्रॉप से नेक्स्ट के बीच में टाइम गैप जो है डेल्टा टी है। क्या पूछा हमसे, आपको दिया हुआ है कि स्पेसिंग यानी डिस्टेंस बिटवीन अ ड्रॉप ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड, यानी एक ड्रॉप है गिरने लगी, 4 सेकेंड बाद इसको मैंने देखा, आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट, एक ड्रॉप और उससे नेक्स्ट ड्रॉप, तो एक ड्रॉप गिर रही है, नेक्स्ट ड्रॉप थोड़ी देर बाद गिरेगी, ये ड्रॉप गिरी, नेक्स्ट ड्रॉप थोड़ी देर बाद गिरी, 4 सेकेंड के बाद, पहली ड्रॉप के 4 सेकेंड बाद जब इनकी सेपरेशन देखी गई तो देखा हमने कि सेपरेशन इनकी 34.3। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेट एट विच ड्रॉप्स आर कमिंग, यानी एक सेकंड में कितनी ड्रॉप्स टैप से गिर रही है। ध्यान दो, जो फर्स्ट ड्रॉप थी वो 4 सेकंड के लिए गिरी है, नेक्स्ट ड्रॉप टाइम डेल्टा टी के बाद आई है, तो नेक्स्ट ड्रॉप को गिरने का जो टाइम मिला होगा वो डेल्टा टी कम मिला होगा, यानी नेक्स्ट ड्रॉप जो है 4 माइनस डेल्टा टी टाइम के लिए गिरी होगी। मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कि अगर दिस इज लेट्स से द ड्रॉप दैट वी आर फोकसिंग ऑन, जिसको हम देख रहे हैं 4 सेकंड के बाद, तो उससे जो नेक्स्ट ड्रॉप है, ठीक है, मैं स्टार्ट यहां पे कर रहा हूं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, नेक्स्ट ड्रॉप कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट ड्रॉप जो है वो मान लो यहीं तक पहुंची है, वो यहां तक क्यों पहुंची है, क्योंकि उसको टाइम मिला है केवल 4 माइनस डेल्टा टी सेकेंड का, जबकि उससे पहले वाली 4 सेकंड तक गिर चुकी है। तो इन दोनों के बीच में गैप कैसे निकालूंगा, अभी तो मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट से जहां से ड्रॉप करते हो वहां से कितनी हाइट गिरते हैं, हाफ gt स्क्वायर, यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट वाली ड्रॉप है कितना गिरी होगी, ये गिरी होगी हाफ g इंटू 4 का स्क्वायर। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जो नेक्स्ट ड्रॉप गिरी है जो डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन आ जाएगी, और क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों के बीच की सेपरेशन है 34.3 मीटर। नेक्स्ट ड्रॉप कितना गिरी होगी, नेक्स्ट ड्रॉप गिरी होगी हाफ g इंटू उसका टाइम है 4 माइनस डेल्टा टी, इसका स्क्वायर, दिस शुड बी सेम एज 34.3। देखो जेई ने वैल्यूज काफी अच्छी दी हुई हैं, आप नोटिस करें पाएगा g/2 इज 4.9,
और फिर देखो 4.9 को 34.3 से कैंसिल करोगे, सोचो 35 को अगर 5 से कैंसिल करते 7 आता ना, वही सेम आने वाला है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। सी 34.3 बाय 4.9 इज 7। पॉइंट क्या है मेरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों साइड पे 4.9 कैंसिल कर दूंगा तो इस साइड बच्चों 7 बच जाए, और 7 बचने के बाद हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस। सी अब की बार हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे 16, सी 4 का स्क्वायर माइनस दिस 4 माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे 7। क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये 7 से आगे सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो 16 माइनस 7 दैट मीन्स 4 माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर 9 आ जाएगा, विच मीन्स ऑब्वियसली 4 माइनस डेल्टा टी 3 आ रहा है, विच मीन्स डेल्टा टी 1 आ रहा है। डेल्टा टी आ रहा है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद एक ड्रॉप गिरेगी। तो रेट क्या आएगा, अगर 2 ड्रॉप्स के बीच में, एक ड्रॉप अभी गिरी, नेक्स्ट ड्रॉप गिरेगी, 2 ड्रॉप्स के बीच में अगर 1 सेकेंड का इंटरवल है, तो ऑब्वियसली 1 सेकेंड में एक ही ड्रॉप गिर रही है। तो आंसर क्या होगा हमारे रेट का, हमारे रेट का आंसर हो जाएगा 1 ड्रॉप्स पर सेकेंड। बच्चों यहां पे जैसे डेल्टा टी हमारा 1 सेकेंड आया, मान सोचो अगर डेल्टा टी हमारा हाफ सेकेंड आया होता, मतलब एक से नेक्स्ट ड्रॉप के बीच में इंटरवल हाफ सेकंड का होता, तो 1 सेकंड में कितनी ड्रॉप्स गिर रही होती, उस केस में 1 सेकंड में गिर रही होती 2 ड्रॉप्स। इन जनरल ध्यान दो, रेट ऑफ ड्रॉप्स और टाइम इंटरवल के बीच में इनवर्स का रिलेशन है, यानी टाइम इंटरवल कम होता है, रेट ऑफ ड्रॉप्स बढ़ जाता है। एग्जैक्ट इनवर्स का रिलेशन आप लिख सकते हो, रेट ऑफ ड्रॉप्स इज सेम एज 1 बाय टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स। हमारे केस में क्या है कि टाइम इंटरवल भी 1 आ गया, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड आ गया था, तो हमारा रेट भी 1 ही आ गया। आसान कैलकुलेशन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ड्रॉपिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 का एग्जांपल है, आपको गिवन है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, t1 और t2 दो टाइम्स है, दीज आर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। मतलब कि क्या हो रहा होगा कि अगर एक हाइट h है, यहां से गिरा कुछ, तो सोच के देखो फर्स्ट हाफ मतलब पहला h/2, ठीक है, सेकेंड हाफ मतलब दूसरा h/2। तो आपको क्या बोला है कि पहला जो h/2 डिस्टेंस गिरेगा उसका टाइम इंटरवल है t1, ठीक है, ये है आपका t1, और नेक्स्ट जो h/2 गिरेगा उसका टाइम इंटरवल है t2। आपसे पूछा है t1 और t2 में इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। देखो बहुत सिंपल है, t1 निकाला। क्यों सिंपल है t1 निकाला, क्योंकि t1 जो है वहां से मेजर्ड है जहां से आपने ड्रॉप किया है, जहां से ड्रॉप करते हैं वहां के लिए हम लिख देते हैं y इक्वल टू हाफ GT², यानी कि मैं बोल सकता हूं कि h/2 y इक्वल टू हाफ GT²। देखो यहां से t1 आ गया, नोटिस करो यहां से t1 आ जाएगा √h/2। t2 कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा t2 के लिए। बेटा ये मत कर देना कि यहां से फिर से मेजर, यहां से फिर से सेम इक्वेशन लगा दो ये वाली इस पॉइंट से, और बोल दो फिर से डिस्प्लेसमेंट h/2 है। आई एम सॉरी, क्योंकि नोटिस करो ये वो वाला पॉइंट नहीं है जहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने ड्रॉप तो यहां से किया था। तो जब यहां से हम पूरे मोशन को देखें, यहां से पूरे मोशन को देखें, तो क्या मैं बोल सकता हूं पूरी डिस्प्लेसमेंट होगी h, और क्या मैं बोल सकता हूं यहां से लेके यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा हुआ है, टोटल टाइम लगा हुआ t1 प्लस t2। सो कैन आई राइट फॉर द सेकेंड इक्वेशन फॉर द फुल मोशन h, पूरे मोशन के लिए, इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर। समझ गए, अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो फिर t1 t2 में क्या रिलेशन आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहाँ से कि t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से t1 प्लस t2 की वैल्यू आएगी √2h/g। हमने देखा था √h/g तो t1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ t1 प्लस t2 इज सेम एज √2t1। डू यू सी यहाँ से t2 और t1 में क्या रिलेशन है, आई कैन से t2 सेम एज, देखो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो आई कैन से t2 सेम एज √2 - 1 t1। ये आपका आंसर आ जाएगा √2 - 1 t1, दैट मीन्स द लास्ट ऑप्शन। बच्चों एक चीज नोटिस करो कि √2 - 1 इज क्लोज टू 0.414, 0, ठीक है ना, 1.414 - 1, विच मीन्स सी मैं बोल रहा हूं t2 इज नियरली 0.4 t1, मतलब t2 इज लेस देन t1। क्या है तुम्हारे इंट्यूशन से मैच कर रहा है, जब भी ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है कौन से हाफ में टाइम ज्यादा लग रहा होगा, फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में? ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में टाइम ज्यादा लगेगा,
सेकेंड हाफ में टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे स्पीड अप हो रहा है। तो ऑब्वियसली T2 जो है T1 से कम ही होना चाहिए। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कैसे इंट्यूशन डेवलप करनी है अगर ऑप्शंस कुछ एलिमिनेट करने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इनफैक्ट क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाने वाला हूं, अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमने ड्रॉप फ्रॉम फ्री फॉल ड्रॉप विद जीरो वेलोसिटी वो केस डिस्कस कर लिया। उल्टा देखते हैं, व्हाट इफ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड्स। मान लो मैं ग्राउंड से किसी चीज को ऊपर थ्रो कर रहा हूं, क्या क्या इक्वेशंस पता होनी चाहिए मुझे। लेट्स से इसको ऊपर थ्रो कर रहा हूं विद इनिशियल स्पीड u और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। दो चीजों आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, एक तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितने टाइम के बाद ये वापस ग्राउंड पे गिर जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर डिराइव करना है और बेटा यही चीज जो है ना आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन में कंटिन्यू होगी, तो ध्यान रखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। इफ इट गोज अप देन कम्स डाउन, वी कैन रियलाइज कि एट द एंड ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, एट द एंड ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, ये कॉमन मेथड होता है सारे प्रोजेक्टाइल्स में जो जिनका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो करेंगे तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगा रहा हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह माइनस। सॉल्व कर लो जल्दी से, आपको पता लग जाएगा t इक्वल टू 2u/g। ये इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। आप सबको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दोनों हाफ सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है u/g उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ठीक है, वापस आने में सेम टाइम लगता है u/g टोटल टाइम हो जाता है 2u/g। इनफैक्ट इफ दिस पार्टिकल इज गोइंग अप, मतलब ये ऊपर जा रहा है, लेट्स से आपने एक वीडियो इसका बना लिया और उस वीडियो को आपने रिवर्स करके प्ले किया, तो एग्जैक्टली वो वाला पाथ आ जाएगा जिसमें वापस आ रहा है। सुनो मैं क्या समझ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। देखो ऊपर गया है, ऊपर जाने वाले पार्ट का अगर तुमने वीडियो बनाया और उसको रिवाइंड करके प्ले किया तो क्या होगा, वो वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें नीचे आ रहा है। सी फॉरवर्ड रिवर्स, दीज आर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल। अच्छा, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। बेटा मैक्सिमम हाइट पे हम लोग जानते हैं कि इसकी फाइनल स्पीड जीरो हो जाती है। यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट यूजिंग द इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो कर दो, इक्वेशन लगा लो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो मैं लगाने वाला हूं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सॉल्व कर लेंगे, आप देख सकते हैं h का वैल्यू आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस के अलावा इस केस में ये दोनों भी अगर आपको याद रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको बोला है बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट h। तो देखो मैक्सिमम हाइट वाला रिलेशन आ गया ना। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, मैक्सिमम हाइट इसकी h है, तो मैं जानता हूं पहली चीज मैं लिख सकता हूं h इक्वल्स यू स्क्वायर बाय 2g, या फिर मैं लिख सकता हूं u इक्वल टू रूट 2gh। फर्स्ट है व्हाट एल्स। अब बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3 व्हाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। देखो हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो हाइट h/3, लेट्स सपोज दिस इज द लेवल हाइट h/3। तो दिख रहा है आपको, एक तो ये h/3 को जाते हुए क्रॉस कर रहा है और फिर इस लेवल को ये वापस आते हुए भी क्रॉस करेगा। दोनों टाइम्स का रेशियो पूछा आपसे। लेट्स से एक टाइम है t1 t2, तो t1 और t2 का रेशियो पूछा। बहुत सिंपल है, आप नोटिस करो, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है टाइम t1 पे या नीचे आ रहा है टाइम t2 पे। हमें ये देखना है इनिशियली ये स्टार्ट हुआ ग्राउंड से और फाइनल पोजीशन दोनों ही केस में इसकी सेम है, चाहे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों ही केसेस में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है एज मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड वो सेम होगी h/3। और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना टाइम में, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यानी बेटा उस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे, और वो जो दो रूट्स होंगे वो t1 और t2 होंगे, उन्हीं का रेशियो चाहिए। जल्दी से कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला
आप यूज करें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इसमें यूज करें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू h/3, स्पीड की वैल्यू लिख रहा हूं बेटा मैं √2gh जो भी ड्राइव किया था इंटू टी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन यू नो इज माइनस जी एज यूजुअल टी स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हारे फेमिलियर फॉर्म में इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूं, मतलब मैंने ना टी स्क्वायर को कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, बच्चों को अच्छा लगता है, प्लस h/3 इज 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स आएंगे t1 t2, उनका रेशियो लेते हैं, जल्दी से निकालते हैं। t1 विल बी द स्मॉलर रूट, t2 इज द बिगर रूट, ठीक है ना। t1 कम होगा ऑब्वियसली, पहले ऊपर जाते हुए t1 कम होगा, t2 ज्यादा होगा, तो t1 t2 निकाल लेते हैं। मैं बोलूंगा t जो हमारा फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला उसको अप्लाई करें, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac करेंगे तो वेरीफाई करें 2gh/3 आ रहा होगा डिवाइड बाय 2a, ठीक है। और ये जो दो रूट्स है आप देख रहे हैं, प्लस वाला होगा t2 ज्यादा वाला, माइनस वाला होगा t1 कम वाला। और इसमें अगर मैं कुछ चीजें कॉमन ले लूं, जैसे आप देख सकते हो ऊपर रूट gh कॉमन आ रहा होगा, नीचे g है, तो रूट h/g कॉमन आ चुका है। देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर होगा √2 प्लस माइनस, यहां पे क्या बचेगा आप नोटिस करें 2 - 2/3, सी 2 - 2/3 इज 4/3, तो रूट के अंदर 4/3 दैट मीन्स 2/√3, ठीक है। तो एक में आ रहा है √2 प्लस माइनस 2/√3, दूसरे में आ रहा है √2 माइनस 2/√3, यानी दोनों का रेशियो क्या होगा, लेट्स टेक द रेशियो। सो आई एम राइटिंग t इक्वल्स √h/g, ब्रैकेट में मेरा था √2 माइनस 2/√3, दिस लेट्स से t1 एंड t2 में पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2/√3। रेशियो ले लेता हूं मैं, t1/t2 पूछा है, t2/t1 पूछा है भाई। ओके हम ऑप्शन से देख सकते हैं, सी ऑप्शंस में कम वाला ऊपर है, सो आई विल टेक t1/t2 एंड यू कैन सी इफ यू टेक t1/t2 तो बच जाएगा एलसीएम लेके, सी √6 माइनस 2 बाय √6 प्लस 2, ऊपर नीचे मैं √2 कैंसिल कर सकता हूं, तो √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 प्लस √2। आई होप ये सबको समझ में आ गया बेटा। इसमें √6 को ऐसे देख लो ना, √3 इंटू √2, और 2 को ऐसे लिख लो √2 इंटू √2, तो देख रहे हो सारे टर्म्स में √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2, विच मीन्स द आंसर इज विच वन, द सेकंड ऑप्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ना हम वो वाला ले रहे हैं जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, लेट्स से वर्टिकली मूव कर रहा है, और उस मूविंग ऑब्जेक्ट में से आप किसी स्टोन को या पार्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में से आपने किसी स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो ग्राउंड फ्रेम में उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो नहीं लेनी, इनफैक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी है जो कि उसकी वेलोसिटी थी जिस ऑब्जेक्ट में वो मूव कर रहा था। अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं थोड़ा इसको आराम से बताता हूं बेटा। मैं ये बोल रहा हूं, मान लो एक बलून है, बलून का एग्जांपल दिखाऊंगा। ये बलून मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसके अंदर एक बंदे ने एक स्टोन को पकड़ा हुआ है, सी दिस इज द स्टोन। सो ऑब्वियसली अगर ये बलून के साथ साथ स्टोन मूव कर रहा है तो अभी स्टोन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में जीरो नहीं होगी ना। मैं क्या बोल रहा हूं, इस स्टोन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। यानी क्वेश्चन में अगर आपसे बोले कि स्टोन को ड्रॉप किया गया है या रिलीज किया गया है तो हमें क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी, वही लेनी है जो कि बलून की जिसमें से गिरा है। और एक्सेलरेशन क्या लेनी है, जब इसको रिलीज कर दोगे तो एक्सेलरेशन वही होगी जो कि ग्रेविटी के कारण होती है, यानी जी डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहां मैंने आपको सिचुएशन ये दिया है कि यू हैव अ बलून, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये ग्राउंड पे है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइज करने लगता है, इसी लाइन पे मूव करेगा। दूसरी लाइन पे हमने ड्रॉ किया जस्ट फॉर क्लैरिटी, ठीक है। इसी लाइन पे ऊपर बढ़ता गया और t इक्वल टू 8 सेकेंड पे हमने नोटिस किया कि t इक्वल टू 8 सेकेंड पे इससे एक स्टोन को रिलीज करते हैं। तो यार इसको अगर स्टोन को रिलीज करोगे 8 सेकेंड पे तो नोटिस करो सीधा नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है।
तो क्या होगा ना, स्टोन की कुछ इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड होगी तो स्टोन पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे गिरेगा। तो आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसको नीचे ग्राउंड पे पहुंचने में, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सारे पार्ट्स एक एक करके करने वाले हैं। पहले इसको मैं आराम से विजुलाइज करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा छोटा, ठीक है, ताकि थोड़ी स्पेस हो हमारे पास सॉल्व करने के लिए भी। देखो ये तो मैंने ग्राउंड दिखा दिया, दिस इज t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 8 सेकेंड पे हम दिखा देते हैं, लेट से बलून यहाँ पे है और बलून की हाइट निकालना चाहते हैं हम, ये मूव कर रहा था 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैं मान रहा हूँ क्वेश्चन में हमें लिखना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी जब ग्राउंड से उठा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा पहले मैं निकालना चाहूंगा कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई होगी। लेट्स से इसकी वेलोसिटी आ चुकी है v0 और इस टाइम पे बलून की हाइट कितनी होगी, लेट्स से हाइट h। कैसे निकालेंगे v0? वी कैन यूज v इक्वल टू u प्लस at। कैन आई राइट v0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून प्लस a इंटू टाइम, यानी 1.25 इंटू 8 विच इज सेम एज व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम पे बलून की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी इस टाइम पे जब तुमने स्टोन को रिलीज किया तो स्टोन की भी वेलोसिटी आ चुकी होगी 10 मीटर पर सेकंड। इस टाइम पे बलून की हाइट कितनी है? यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी तो बलून की 0 है, तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1.25 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम तुम्हारा 8 सेकेंड था, इंटू 64। तो नोटिस करो 32 इंटू 1.25 विल बी 40 मीटर्स। सो दिस हाइट विल बी 40 मीटर्स। और इसको डिस्प्लेसमेंट को मैं s की जगह डायग्राम में जो h लिखा है वो लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज h उस टाइम, मतलब ये हाइट मुझे पता चल गई 40 मीटर, ये स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई 10 मीटर पर सेकंड। अब इसके मोशन के बारे में सोचता हूँ मैं, क्या होगा? पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। निकालना है टाइम कितना लगेगा, ठीक है, पहले निकालना है टाइम कितना लगेगा इसके बाद, ठीक है ना। ये तो हम पहुंच गए थे t इक्वल टू 8 सेकेंड पे, इससे आगे कितना टाइम लगेगा टू रीच ग्राउंड। मान लेते हैं इट टेक्स टाइम t फर्दर, इसके बाद टाइम t लेता है वो नीचे ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। कैसे निकालूं मैं t? मैं जानता हूं टाइम t पे क्या होगा, ये यहां से नीचे ग्राउंड पे पहुंच गया, यानी कितना नीचे पहुंच गया? देखो अभी 40 मीटर हाइट पे था ना, यानी कि फाइनली ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 40 मीटर नीचे हो। तो अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं, ठीक है, जो कि है, क्योंकि देखिए यहां पे नोटिस करें कि मैंने ओके नॉट दिस, हाँ अभी तक तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे भी देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को अपना पॉजिटिव एक्सेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये यहां से जब तक नीचे आया 40 मीटर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, दैट मींस कैन आई से इट्स डिस्प्लेसमेंट बी माइनस 40 मीटर्स एंड देन यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सी बिकॉज आई नो डिस्प्लेसमेंट शुड बी माइनस 40, इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टोन की वो हम जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉल्व करके टाइम निकाल लेंगे। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू से s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या डालूंगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू? आई विल से डिस्प्लेसमेंट शुड बी माइनस 40, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 10, एक्सेलरेशन शुड बी माइनस 10, ठीक है ना, a इक्वल टू माइनस जी। इसको हमें सॉल्व करना। नोटिस करो ये 5 हो गया, 5 का फैक्टर सब जगह कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। यू कैन सी दिस कैन बी रिटन एज t स्क्वायर माइनस 2t minus 8 same as 0. So I think I'm right, this can be factorized, right? t plus 2 और t minus 4 is same as 0. दो रूट्स आ रहे होंगे -2 और +4, हमें ऑब्वियसली इस पॉइंट से फ्यूचर का रूट चाहिए, तो t इक्वल टू +4 विल बी योर करेक्ट आंसर। यानी कि पहली बात हमारे पास टाइम आ जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। सेकेंड और थर्ड पार्ट में पूछा था, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा था ऊपर से लेके नीचे तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी। डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट आई कैन राइट विल बी इक्वल टू 40 मीटर डाउनवर्ड। कभी कभी जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर डाउनवर्ड, तो बच्चे बोलते हैं सर पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। वो एक्चुअली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो सेकेंड पार्ट में पूछा है। डिस्टेंस में हमें निकालना होता है कि पाथ लेंथ कितनी है।
तो अब तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड से पहले कुछ मैक्सिमम हाइट पे जाएगा फिर नीचे गिरेगा। क्या हमें पता है कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड से अगर फेंका है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला है? यार अभी अभी तो हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, याद है आपको? हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर हम स्पीड u से किसी चीज को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाता है u²/2g थे। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन, नोटिस करो इसको मैं एक अलग से पेज पे लिख देता हूं। फॉर दिस क्वेश्चन अगर हमें पता है हमने 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी दी है, तो इससे ऊपर कितना जाने वाला है ये, उसको अगर मैं बोल दूं लेट्स से कैपिटल Y, तो कैपिटल Y कैसे आएगा? u²/2g से। तो u²/2g लगा के मैं निकाल लेता हूं इसको, y = u²/2g, तो मुझे दिख रहा है 10²/20 विच इज सेम एज 5 मीटर्स। यानी ये वाली हाइट जो एक्स्ट्रा है वो 5 मीटर। मैं जानता हूं नीचे से हाइट ऑलरेडी 40 मीटर है, तो भाई डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? 5 ऊपर 5 ऐसे फिर 40 ऐसे। तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस क्या होगा मेरा? डिस्टेंस विल बी, एक एक करके देखो, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक, सेकेंड पार्ट यहां से। सो फर्स्ट पार्ट में ऊपर जा रहा है 5 मीटर, देन 5 मीटर नीचे आ रहा है एंड देन 40 मीटर डाउनवर्ड जा रहा है। तो आपका डिस्टेंस देख सकते हो जाएगा 50 मीटर्स। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी जल्दी से रिकैप किया है विद सम क्वेश्चंस। आई होप सबको समझ में आ गया है। आज के तक काफी है बच्चों, थैंक यू।